पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी के लिए है जिसने सब कुछ दांव पे लगाकर आपको वोट दिया, आपके भरोसे पे वोट दिया, आपकी बात पे यकीन किया उसने। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हमने ये सब कहा तो कहीं हम निशाने पे ना आ जाएं, लिहाजा कुछ लोगों ने, वो जो भी हो, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, देखता रहता हूं, बंगाल की एक राष्ट्रवादी पार्टी की हार को यह कहते हुए बताया गया कि एक कोई स्वामी है, उनका इंटरव्यू कुछ यूट्यूब चैनल्स पे हुआ। जयपुर में संजय दीक्षित भाई हैं, उन्होंने शायद उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू के माध्यम से यह स्वामी किसी पार्टी के लिए बिका हुआ था और उन्होंने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, उनके वीडियो पूरे बंगाल के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिए और उस बौखलाहट हो गए और उस वजह से वो एक हो गए, इसलिए ये हार हुई है। इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन और कायरता और बेशर्मी की बात ही नहीं हो सकती। यानी ये सब कुछ ये उनके बारे में बता रहे हैं कि उस वीडियो को दिखा दिखा करके कुछ विरोधी पार्टियों ने, भोले भाले बेचारे नासमझ अल्लाह के फरिश्ते भड़क गए और एक हो गए और उन्होंने सामूहिक तौर पर एक पार्टी को हरा दिया। और जो कुछ आज हो रहा है, वीरभूम में क्या हो रहा है, इसके अलावा वहां के कई सारे शहरों में क्या हो रहा है, नानौर में क्या हुआ, हजारों, कम से कम 4 से 5 हजार लोग वीरभूम, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो जानते हैं शपथ ग्रहण समारोह होगा, सरकार बदलेगी, कब बदलेगी, कौन शपथ लेगा। उन्होंने कहा उससे पहले लूटपाट, हत्याएं, मर्डर इतना कर दो कि जिस एजेंडे के लिए हमने ममता बनर्जी को जिताया है, ममता बनर्जी के जीतने के बाद तो हम दोनों हाथ से लेंगे ही, उससे पहले ही अपना काम कर दो। जब तक लोग आएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव होने वाला है। और मैं किसी राजनीतिक नेता के ऊपर इतना यकीन न करता, लेकिन मेरे दौर में जब हम पत्रकारिता में आए थे, बहुत सारे जर्नलिस्टों से मिले, मेरी कोई उनसे निजी वाकफियत नहीं है, 2-3 बार मैंने उनके साथ मंच शायद शेयर किया। एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक बेहतरीन पत्रकार, जो गंभीर आदमी है, जो सेंसेशनल पत्रकारिता उन्होंने नहीं की, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार है। मेरा गुस्सा वहां से शुरू हुआ। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहां तक समझ में आता है। और मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं, मैंने जब उनकी बात सुनी, जब उनके ट्वीट मैंने देखे, तब मुझे लगा कि क्या बात है कि इस पार्टी के अंदर वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो जहां से चुनाव लड़े, हारे जीते, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि जो शख्स 25, 30, 40 साल तक पत्रकारिता में रहा हो, उसका एक स्टेचर हो, बेहतरीन किताबें लिखी हो, वो कोई सस्ती राजनीति के लिए सस्ते डायलॉग नहीं बोलेगा। उन्हें अपनी गंभीरता का भी ध्यान होगा, उन्हें अपने कद का ध्यान होगा, उन्हें अपनी बैकग्राउंड का ध्यान होगा। उन्होंने जब यह ट्वीट किया, तब मुझे लगा कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए पार्टियां झूठ बोल सकती हैं, लाशों के अंदर आंकड़ों की हेर फेर करके अपना नफा नुकसान देख सकती है।
लेकिन सपन दास गुप्ता को जितने उनके ट्वीट देखे, जितनी उनकी बातें हैं, उनकी बातें उनकी अपनी पार्टी से मेल नहीं खा रही। तब मुझे लगा राजनीति के अपने परिभाषा है, अपने उसमें नफे नुकसान है। इसलिए जो उनके अंदर का पत्रकारिता का जो एलिमेंट था, उन्होंने जो कुछ देखा, एक किसी पार्टी के एमपी होने के नाते उन्होंने नहीं लिखा। इसलिए उनकी भाषा में और एक प्रोफेशनल पार्टी के अंदर किसी पद पर बैठने वाले की भाषा में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह उन्हीं का ट्वीट है। उन्होंने कहा बीरभूम जिले के नामनूर जो इलाका है, वहां कम से कम 1000 परिवार, अगर 1000 परिवार है तो एक परिवार में 4 भी लोग हैं तो भी 4-4,500 लोग उस पूरे गांव से जिहादियों ने, इस्लामिक आतंकियों ने अपने एजेंडे के तहत रातों रात लूटपाट, मारपीट, हत्या, बलात्कार किया। उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया। वो कहीं दूर जंगल में जाके अपनी जान बचाए। सोचिए क्या दहशत का माहौल होगा। पार्टियों ने चुनाव लड़ा, पार्टी के लोग दिल्ली आ गए, समाप्त हो गया। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहा गया कि हमारी पार्टी के वर्कर के साथ जो हुआ है हम उसका हिसाब लेंगे। पार्टी कौन है कौन नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 2.2 करोड़ वोट एक पार्टी को मिले हैं। जिस पार्टी को 77 सीटें मिली हैं, उनका वोट शेयर क्या है? बंगाल के 2.2 करोड़ लोगों ने उस पार्टी को अपना मत दिया है। पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी के लिए है जिसने सब कुछ दांव पे लगाकर आपको वोट दिया, आपके भरोसे पे वोट दिया, आपकी बात पे यकीन किया उसने। हम हैं। चुनाव समाप्त हो गया। आपने उन लोगों को जो 35 साल वामपंथी और माओवाद के अत्याचारों से लड़ रहे थे, वो किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट पाने के लिए, राजनीतिक पद पाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो अपनी संस्कृति गांव में रहकर बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। एक लंबे कालखंड के बाद उन्होंने आप पे भरोसा किया, कहा कि जो आप कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने खुल के आपको समर्थन दिया। ये बात अलग है। हो सकता है कि चुनावी गणित में कहीं 100 से, कहीं 200 से, कहीं 1000 से, कहीं 2000 से आप हार गए हो। आपकी सोच के आसपास वो गिनती ना ही हो, ये एक महत्वपूर्ण नहीं है बात यह है कि वो 2.2 करोड़ लोग जो सदियों से दबे हुए थे, आपके भरोसे पर, आपकी ताकत पर, आप मरकज में हैं, आपके पास संवैधानिक सारी ताकत है, और जब लोग संविधान को तार तार कर दें, संवैधानिक संस्थाओं के मजाक उड़ा करके चौराहे पे खड़ा कर दें, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अगर राष्ट्रपति का नुमाइंदा यह कहे कि आपने जीत हासिल की, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यही मैंने कहा, आदर्शवाद की स्थिति नहीं है। गवर्नर राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है। उस राज्य के अंदर उसकी फादर फिगर की पोजीशन होती है। अगर उसने यह कहा कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखना चाहिए,
तो आप बदतमीजी और संविधान की दुहाई देने वाले लोग, प्रजातंत्र लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग ये कह रहे हैं, वहीं खड़े होकर के उसी मंच से जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस राज्य की वजीर आला वहीं खड़े होकर के उन्होंने इस देश की एक ऐसी संस्था जिन्होंने दुनिया के 60 से 70 देशों में चुनाव की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन किया, उन देशों ने बुलाया कि भारत किन परिस्थितियों के अंदर इलेक्शन कराता है, उस संस्था की इज्जत को तार तार उस गवर्नर के सामने कर दिया। क्यों? कि आज राजनीति का मतलब यह हो गया है कि सत्ता लूट से, डर से, मार से, बलात्कार से, किसी भी कीमत पर सत्ता पे बैठो और सिर्फ बार बार ये को हम संविधान की दुहाई देते हैं और उसी संविधान को तार तार करते रहो।